जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, ठीक। और हमारा टॉपिक प्रकाश चल रहा था, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज का प्रश्न है हमारा, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि घास जो है अगर हरे रंग की दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है, और यहाँ पर उसका जवाब दिया गया है, ये हरे रंग के प्रकाश किरण को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, ठीक है। तो देखिए उत्तर भी आपको मिल चुका है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से कि किसी भी वस्तु के जो रंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, वस्तु के रंग का निर्धारण, वस्तु के रंग का निर्धारण, ठीक है। तो हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, जब हम प्रकाश की शुरुआत किए थे तो प्रकाश की परिभाषा को हमने बताया था, ठीक। प्रकाश की परिभाषा, ठीक। तो परिभाषा में हमने बताया था आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम इसे कहते हैं वाह्य कारक है, वाह्य कारक भी हमने बताया था। ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमने परिभाषा बताया था, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का दिखाई देना ये वास्तव में प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक। और इसमें हमने बताया था कि अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश नहीं है, ठीक। तो प्रकाश करता क्या है, ठीक, वो कैसे मदद करता है किसी वस्तु को देखने में। तो हमने आपको बताया था एक उदाहरण देके कि मान लीजिए कि यहाँ पर बल्ब लगा हो लेकिन बल्ब ऑफ है, ठीक, अर्थात कमरा पूरी तरह से अंधेरा कमरा है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक कमरे का प्रारूप है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कमरे में एक कुर्सी रखी गई है, ठीक, कुर्सी रखी गई है और यहाँ पर हम खड़े हैं, अर्थात ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि आंखों से जब तक कमरे में अंधेरा है, ये अंधेरे का वातावरण था प्रारंभ में, तो जब तक अंधेरा था कमरे में तो अंधेरे की स्थिति में हमको ये कुर्सी नहीं दिखाई दिया, ठीक। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जाकर स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया वैसे ही प्रकाश उपस्थित हुआ, और प्रकाश की उपस्थिति में जब यहाँ से प्रकाश किरणें इस कुर्सी पर आपतित होती है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। तो जैसे ही ये आपतित किरण कुर्सी पर पड़ती है तो कुर्सी से टकराकर ये परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। तो परावर्तित किरण जब हमारी आंखों पर ये पड़ता है तो हमारी आंखों की रेटिना पर इस कुर्सी का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो यहाँ से हमने कुर्सी को देखा किस सिद्धांत पर, तो कुर्सी को देखना या किसी भी वस्तु का दिखाई देना ये प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है, प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण तो हमने कुर्सी को देखा, लेकिन उसी समय हमने देखा कि यह कुर्सी पीले रंग की है, ठीक। तो पीला रंग की यह कुर्सी हमको क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जब यहाँ से प्रकाश चलता है तो हम ये जानते हैं कि इस प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं, ठीक, 7 रंग की किरणें होती हैं, ठीक। तो 7 रंग की किरण में यहाँ से एक रंग अगर परावर्तित हुआ और वो अगर पीला रंग था तो यहाँ से जाती तो हैं 7 रंग यहाँ से, लेकिन कुर्सी से टकराने के बाद ये 7 रंग की किरण एक साथ यहाँ से निकली और 7 कुर्सी पर पड़ी, लेकिन कुर्सी पर पड़ने के बाद 6 रंग अवशोषित हो जाती है और कोई एक रंग अगर परावर्तित हुआ और कोई रंग परावर्तित हुआ तो कौन सा रंग परावर्तित होता है निर्भर ये करेगा। अगर ये कुर्सी पीले रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगी तो कुर्सी हमको पीले रंग की दिखाई देती है। अर्थात किसी भी वस्तु का दिखाई देना
दिखाई देना और रंगों का निर्धारण ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तु को देख भी पाते हैं और उसके रंग का निर्धारण भी करते हैं। ठीक, अब आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। यहां से हम उदाहरण लेते हैं आपके सामने कि एक कमरे में एक ये कमरा है। ठीक, इसमें ए, बी और सी ये 3 कुर्सी यहां पर रखी है। एक कुर्सी है ए, दूसरी कुर्सी है बी और तीसरी कुर्सी है सी। 3 चेयर है यहां पर। ठीक है, ए अगर हम ये मान लें कि ए हमको दिखाई देती है हरे रंग की, यहां हम हरा रंग कर दिए। ठीक, बी जो दिखाई देती है ये सफेद रंग की। ठीक, और सी जो दिखाई देती है ये काले रंग की। तो यहां से सफेद और काले के अलावा इसको हम हरा भी कर सकते हैं, इसे हम लाल भी कर सकते हैं, इसे हम पीला भी कर सकते हैं, इसे हम बैगनी भी कर सकते हैं, इसे हम नीला भी कर सकते हैं। 7 रंगों में से किसी भी रंग को हम यहां से चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये हरा, लाल, पीला या कोई भी एक रंग, ठीक, तो हरे रंग का क्यों दिखाई दिया? तो यहां से बल्ब को हमने ऑन किया, ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक, और ये हमारी आंखें हैं। ठीक, ये आंखें हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अब सारे प्रश्नों को यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट रंग के निर्धारण पर। ठीक है, तो यहां से अगर ये 7 रंग की प्रकाश किरण यहां से निकली तो सूर्य से या किसी भी प्रकाश में सदैव 7 रंग की किरणें, 7 रंग की प्रकाश किरण एक साथ निकलती है। ठीक, ये हमेशा एक साथ निकलेगी और एक पतले किरण पुंज के रूप में चलती है। तो यहां से जब यह प्रकाश जा रहा है तो इस प्रकाश में 7 रंग की किरणें थी। ठीक है, अब यहां से यह कुर्सी पर टकराया और टकराने के बाद परावर्तित हुआ। ठीक, तो परावर्तन के कारण हमको कुर्सी दिखाई दिया। ठीक, और इसी परावर्तन के कारण हमें रंग भी निर्धारित करना है। तो यहां से अगर यह हरे रंग को परावर्तित करेगी, मान लीजिए कि यहां से ये जो परावर्तित किरण है, ठीक, तो परावर्तित किरण अगर हरे रंग की होगी, अर्थात 7 रंग एक साथ गया, विबग्योर एक साथ गया, लेकिन उसमें से 6 रंग अवशोषित होकर केवल हरा रंग परावर्तित होकर आंखों पर आएगा, तो यह कुर्सी कैसी दिखाई देगी? यह कुर्सी हमें हरे रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार से अगर ये लाल रंग को परावर्तित करेगा तो कुर्सी का रंग लाल हो जाएगा, पीले रंग को परावर्तित करेगा तो कुर्सी का रंग पीला हो जाएगा, बैगनी रंग को परावर्तित करेगा तो कुर्सी का रंग बैगनी हो जाएगा। अर्थात कोई भी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरण में से जिस रंग के प्रकाश किरण को परावर्तित करती है वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पर था कि जब सूर्य का प्रकाश उन घास पर पड़ा तो घास के मैदान पर जितने घास थे उसमें सब घास हमको हरे दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश की 7 किरण एक साथ आपतित तो होती है, लेकिन उसमें से केवल हरा रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए पूरी की पूरी घास हमें हरे रंग की दिखाई देने लगती है। ठीक, तो ये तो क्लियर हुआ कि जिस रंग के प्रकाश किरण को परावर्तित करेगी वस्तु हमें उसी रंग का दिखाई देता है। ठीक, ये तो रंग के विषय में हुआ, लेकिन एक चीज ये भी आ सकता है आपके सामने कि ये तो रंग हुआ। अब यहां से मान ले कि कुर्सी हमको सफेद कब दिखाई देगी। ये तो हमने लाल, हरा, पीला, बैगनी कोई भी रंग का विषय में बताया, तो सफेद रंग का कब दिखाई देती है? ठीक, तो बी कुर्सी जो है ये सफेद रंग की है, उसी कमरे में लगी है। तो यहां से जब बल्ब से निकलने वाला ये प्रकाश किरण जो 7 रंग की प्रकाश किरणें थी ये कुर्सी पर टकराया, और कुर्सी पर टकराने के बाद एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कुर्सी किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती, अर्थात 7 रंग के प्रकाश किरण को एक साथ परावर्तित कर देती है। ठीक, ये 7 रंग के प्रकाश किरण को एक साथ परावर्तित कर देगी, और 7 रंग के प्रकाश किरण को जब एक साथ परावर्तित करती है तो इसके संयुक्त पुंज को हम सफेद रंग का कहते हैं। ठीक, अर्थात 7 रंग के सम्मिलित प्रभाव को जब एक साथ 7 रंगों को मिलाते हैं तो वो 7 रंग मिलकर सफेद रंग का बन जाते हैं। तो यहां से कुर्सी सफेद क्यों दिखाई दिया? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? कुर्सी के सफेद दिखाई देने का कारण था कुर्सी के द्वारा 7 रंगों को
एक साथ परावर्तित कर दिया गया। ठीक, तो जब कुर्सी सातों रंगों के प्रकाश को एक साथ परावर्तित कर देती है और किसी भी रंग को अपने अंदर अवशोषित नहीं करती, तो ऐसे कंडीशन में कुर्सी सफेद रंग का दिखाई देती है। तो कुर्सी ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु अगर हमको सफेद दिखाई दिया, इसका मतलब है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों के 100% किरण को अर्थात सातों रंगों के किरण को एक साथ परावर्तित कर देती है, जिसके कारण वो सातों रंग आपस में मिलकर हमको सफेद रंग का दिखाई देने लगती है। ठीक, तो यहां से कुर्सी कब दिखाई देगी सफेद? जब वो सातों रंगों के प्रकाश को एक साथ परावर्तित कर देगी, तब कुर्सी सफेद रंग का दिखाई देती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई एक रंग अगर परावर्तित करेगी तो उसी रंग का दिखाई देगी जिस रंग के किरण को वो परावर्तित करेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ सफेद रंग की बात। अब हम लोग देखते हैं कि कुर्सी हमें काला क्यों दिखाई देने लगती है। ठीक, तो यहां से अब हम कुर्सी को देखते हैं कि ये काला कब दिखाई देगी। तो यहां पर ये कुर्सी सी है। ठीक है, सी कुर्सी हमको देखना है कि ये काले रंग की दिखाई दे रही है। तो इसका क्या कंडीशन है? यहां से बल्ब से निकलने वाला 7 रंग का प्रकाश किरण, ये बल्ब से 7 रंग के प्रकाश किरण एक साथ पहुंचे, कुर्सी पर आपतित हुए। ठीक, अब कुर्सी पर पड़ने के बाद यहां से अगर ये सातों रंगों को अवशोषित कर ले। ठीक, तो अगर सातों रंगों के किरण को एक साथ अवशोषित कर लेती है अर्थात एक भी प्रकाश किरण को परावर्तित नहीं करती, तो ऐसे कंडीशन में कुर्सी का रंग काला हो जाता है। तो सफेद और काले में ध्यान रखिएगा, अगर 7 रंग के प्रकाश किरण को एक साथ परावर्तित करेगी तो सफेद और 7 रंग के प्रकाश किरण को एक साथ अवशोषित कर लेगी तब काला दिखाई देती है। जबकि अगर पर्टिकुलर प्रकाश का केवल एक किरण अगर एक रंग वहां से परावर्तित होगा तो यह हमको उसी रंग का दिखाई देती है जिस रंग को परावर्तित करेगी। जैसा कि घास के विषय में आप देख रहे हैं कि घास हरे रंग की दिखाई दिया, जिसका कारण था कि घास के द्वारा केवल हरा रंग ही परावर्तित किया जाता है। ठीक, तो यहां से ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वस्तु सफेद और वस्तु काली कब दिखाई देगी? तो वस्तु सफेद तब दिखाई देती है जब वो 7 रंग के प्रकाश किरण को एक साथ परावर्तित करेगी, और वस्तु हमें काली तब दिखाई देती है जब अपने ऊपर पड़ने वाले 7 रंग के प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेती है। तो अवशोषित करेगी तो काला और परावर्तित करेगी तब सफेद। एक रंग को परावर्तित करेगी तो उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को परावर्तित करती है। अर्थात किसी भी वस्तु का दिखाई देना और उनके रंगों का निर्धारण हम प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो ये परावर्तन का सिद्धांत ही है जो हमको वस्तु को देखने के लिए और उसके रंगों का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार बनाता है। ठीक, अब हम देखते हैं, यहां से एक प्रश्न और आपको क्लियर करते हैं। चलिए, इसी रंग के निर्धारण से अब एक प्रश्न और आप समझिए, जहां पर यह घटना दूसरे से प्रकीर्णन से भी जोड़ के हमको देखना है। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा से अथवा अंतरिक्ष यान से देखने पर आकाश हमें काले रंग की दिखाई देता है। क्यों? ठीक, चलिए इस प्रश्न के आधार पर अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। कब? जब हम चंद्रमा पर खड़े हों अथवा किसी अंतरिक्ष यान में बैठे हों। तो इन 2 स्थानों से हम जब देखेंगे तो हमको आकाश नीला न दिखाई देकर काला दिखाई देता है। जबकि हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि आकाश हमको नीला दिखाई देता है, तो उसका कारण भी हमको बताए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहां से अब हम प्रकीर्णन पे आते हैं और इसके आधार पर हम ये बताते हैं कि क्यों चंद्रमा से अथवा अंतरिक्ष यान से आकाश हमको काले रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो प्रकीर्णन में हमने आपको क्या बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के धूल कण
धूल कणों से टकराती है। ठीक, तो यहां से धूल के कण हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में धूल के कण होते हैं। ठीक, अब इन धूल कणों से जब सूर्य का प्रकाश टकराती है तो यह फैलाव होता है अर्थात प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकीर्णन के कारण इसमें हमने बताया था कि बैगनी रंग, उसके बाद जामुनी रंग और उसके बाद ये हमारा नीला रंग। ठीक, ये नीले रंग, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य क्रमशः कम होता है। ठीक, अर्थात सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम बैगनी का होगा, दूसरे नंबर पर जामुनी का होगा और तीसरे नंबर पर नीले का होता है। ठीक, तो इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन इतना ज्यादा होता है कि नीला रंग ये पूरे आकाश में एक विस्तृत एरिया में फैल जाता है। ठीक, ये नीला रंग फैल गया, इसका प्रकीर्णन हुआ, तो नीले रंग के फैलने के कारण आकाश हमको कैसा दिखाई दिया? आकाश हमको नीला दिखाई दिया। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी की बात है कि जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश को देखते हैं तो हमको नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण आकाश हमको नीला दिखाई दिया। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? प्रश्न में कंडीशन है कि हम चंद्रमा पर खड़े हैं अथवा अंतरिक्ष यान में बैठकर देख रहे हैं। ठीक, अर्थात पृथ्वी पर नहीं है। तो इन दो स्थानों से हमको काला क्यों दिखाई दिया? ठीक, तो आइए इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक चीज तो आप लोग समझ गए कि प्रकीर्णन का कारण क्या होता है। प्रकीर्णन का कारण, तो प्रकीर्णन का कारण होता है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। ठीक, प्रकीर्णन का कारण क्या होगा? प्रकीर्णन का कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। अर्थात अगर वायुमंडल न होता तो धूल के कण न होते, धूल के कण न होते तो प्रकाश किरण आपस में न टकराते, उन धूल कणों से न टकराते, और अगर न टकराते तो फैलते भी न, अर्थात उनमें प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज तो स्पष्ट हुआ आपके सामने कि प्रकीर्णन के लिए वायुमंडल का होना अनिवार्य है। ठीक, ये चीज स्पष्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि कार्य कारण के सिद्धांत पर क्या है कि किसी भी कार्य का एक कारण होता है, और अगर हम उस कारण को हटा दें तो वो कार्य क्या हो जाएगा? वो कार्य नहीं होगा। कार्य कारण का सिद्धांत यही कहता है कि अगर हम कारण को समाप्त कर देंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस कार्य के लिए कोई कारण बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकीर्णन का कारण क्या है? वायुमंडल। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हम इसी पे आते हैं, इसी चीज को अब हम देखते हैं कि जो ये चंद्रमा है। ठीक, अब हम चंद्रमा के आधार पर देखते हैं कि चंद्रमा पर और अंतरिक्ष यान, ये दो ऐसे स्थान है कि चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल अनुपस्थित होता है। ठीक, वायुमंडल अनुपस्थित होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में क्या होगा? अगर वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण क्या होंगे? धूल के कण नहीं होंगे। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण धूल के कण नहीं होते, जिसके कारण यहां पर प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक, वायुमंडल की अनुपस्थिति में धूल के कण नहीं पाए जाते, जिसके कारण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। और हमने बताया कि अगर प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा और सातों रंग एक साथ अवशोषित हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में वस्तु हमको काले रंग की दिखाई देती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर अथवा अंतरिक्ष यान में वायुमंडल न होने के कारण आकाश का रंग हमको काला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश के काले रंग का दिखाई देना चंद्रमा से अंतरिक्ष से, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकीर्णन का न होना अथवा वायुमंडल का अनुपस्थित होना। ठीक, अर्थात निर्वात पाया जाना। तो चंद्रमा से और अंतरिक्ष यान से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आप बताएंगे काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रमा से अथवा अंतरिक्ष यान से देखने के बाद आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर या तो आप लगाएंगे कि चंद्रमा से और अंतरिक्ष यान से देखने पर आकाश के काले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति, अथवा दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है प्रकीर्णन का न होना। जैसे एक प्रश्न के आधार पर हम इसे दिखा रहे हैं आपको, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर। प्रश्न की प्रकृति के आधार पर इसी चीज को देखिए। प्रश्न है कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यान से देखने के बाद आकाश हमें काले रंग की दिखाई देता है। ठीक,
दिखाई देता है। ठीक, दिखाई देता है। ठीक, क्यों? ऑप्शन ए में दे दिया वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक, ऑप्शन बी में दिया धूल कणों की अनुपस्थिति के कारण। ठीक, और ऑप्शन सी में दिया प्रकीर्णन न होने के कारण, और ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी। ठीक, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं था। ठीक, वायुमंडल न होने के कारण धूल के कण भी नहीं थे, और धूल के कण की अनुपस्थिति के कारण प्रकीर्णन नहीं हो पाया, जिसके कारण सभी सातों रंग एक साथ आकाश में अवशोषित हो जाते हैं और हमें आकाश काला दिखाई देता है। तो ऐसे प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगर इसमें से तीनों ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का होगा तो तीनों लगाइएगा, या इन तीनों में से जो भी कारण दिया होगा वही लगाइएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं, मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए अर्थात पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए, अर्थात जो साइड मिरर होता है। ठीक, साइड मिरर, हम साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अर्थात कॉन्वेक्स दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल कार में ही नहीं, ये कार के अलावा जितने मोटर गाड़ी होते हैं, मोटर गाड़ी, ठीक, जैसे बस, ट्रक, बाइक, कार, ठीक, इन सबों में आप देखते हैं कि जब ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ठीक, तो गाड़ी को चलाते समय ड्राइवर आगे देखता है, सड़क के सामने देखता है, लेकिन पीछे से भी गाड़ी आती है, ओवरटेक कर सकती है, या उसको मुड़ना है तो मुड़ते समय भी उसको देखना होता है कि पीछे, हमारे जस्ट पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? अब ऐसा तो संभव नहीं कि गाड़ी ड्राइव करते समय पीछे ड्राइवर देखे। ठीक, तो पीछे करेगा सर तो क्या होगा? सामने से एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर पीछे नहीं देखेगा तो पीछे की गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसके दोनों किनारों पर आप देखते हैं कि इस तरह के दो दर्पण लगे रहते हैं। तो ये दोनों दर्पण किसके बने होते हैं? तो ये दोनों दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं, जिसमें वह पीछे के दृश्य को देखता है और बड़ी आसानी से गाड़ी को ड्राइव करता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, ये दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तब एक प्रश्न आपके सामने ये स्वाभाविक रूप से आ सकता है कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक भाई, समतल दर्पण भी हमारे सामने है, अवतल दर्पण भी है, तो हम समतल दर्पण या अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते? उत्तल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक, तो इसके विषय में जान लीजिए कि उत्तल दर्पण जो होता है इसे हम कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, ठीक, अपसारी दर्पण का मतलब यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक, फैला देता है। ठीक, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। ठीक, इसका व्यू एरिया ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो व्यू एरिया बड़ा होने के कारण क्या होगा? यह छोटे से दर्पण में, एक छोटे से दर्पण में ये पूरे इतने बड़े एरिया के चित्र को देख सकता है, अर्थात पूरे सड़क को ये कवर करता है कि पूरे सड़क पर इस साइड से, इस साइड से, आगे से, पीछे से, कहीं से कोई गाड़ी अगर पीछे के साइड से आ रही हो तो पूरे सड़क के एरिया को एक छोटे से दर्पण में कवर करने में सक्षम होता है, क्योंकि अपने ऊपर प्रकाश पड़ने वाले प्रकाश किरण को चारों दिशाओं में प्रसारित कर देगा, फैला देता है।
ठीक। तो जब ये फैलाएगा चारों दिशाओं में तो उससे किरण का आपतन होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। तो परावर्तन के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण ही गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग कर सकते हैं, अवतल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, जो अवतल दर्पण यह क्या होता है, इसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक। अभिसारी दर्पण के कारण ये क्या होगा, ये अपने ऊपर प्रकाश किरण को, पड़ने वाले प्रकाश किरण को एक छोटे से बिंदु में संकुचित कर देता है, ठीक, संकुचित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, दृष्टि क्षेत्र छोटा हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होगा, ठीक। तो दृष्टि क्षेत्र छोटा होने के कारण बहुत सीमित एरिया के चित्र को बना सकता है। ऐसी स्थिति में हम पूरे सड़क को कवर नहीं कर पाएंगे और गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि अपसारी दर्पण है, इसीलिए दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में करते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में भी किया जाता है, ठीक। तो इसे भी नोट करिए आप लोग कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में और सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर करेंगे। चलिए अवतल दर्पण के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, ठीक। तो आइए अवतल दर्पण के प्रयोग में देखें। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है, ये पहला प्रयोग है आंख, कान, नाक, कान, दांत के डॉक्टर के द्वारा, ठीक। जो डॉक्टर आंख कान नाक के डॉक्टर होते हैं, ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा है दाढ़ी बनाने में, अर्थात शेविंग में, दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने के लिए भी, शेविंग करने के लिए भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से गाड़ी के हेडलाइट में, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, देखिए साइड मिरर जो होगा वहां उत्तल दर्पण होगा, लेकिन गाड़ी का जो हेडलाइट होगा वो अवतल दर्पण का होता है, ठीक। इसी प्रकार से सर्च लाइट में, तो गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट, यहां अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगला है सोलर कुकर में, ठीक। तो इतने स्थानों पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में और सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में हम ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरी चीज कि उत्तल दर्पण ये अपसारी दर्पण होता है और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। ये दोनों प्रश्न भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा दर्पण अपसारी है और कौन सा अपसारी है। तो अपसारी दर्पण हम किसे मानेंगे, उत्तल को, और अभिसारी दर्पण हम अवतल दर्पण को मानते हैं, ठीक है। दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होगा, तो दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का बड़ा होता है, और दृष्टि क्षेत्र किसका छोटा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण का छोटा होता है, ठीक। इतने विषय में आप लोग जानते रहिएगा, ये प्रश्न कभी भी आपके सामने पूछा जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न उत्तल दर्पण से और आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। उत्तल दर्पण के विषय में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक, वह प्रतिबिंब कैसा होगा,
तो बनने वाला प्रतिबिंब की बात अगर हम करें, प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो सीधा होता है। ठीक, और जहां भी सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाती है, सीधे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, नेचर उसका होगा, ये आभासी नेचर का होता है। ठीक, आभासी अर्थात काल्पनिक होता है। ठीक, आभासी अर्थात काल्पनिक होगा। ठीक, और अगर इसकी आकृति की बात करें, आकार की बात करें, ठीक, तो ये वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा, आभासी अथवा काल्पनिक होगा और सीधा बनता है। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उत्तल दर्पण के विषय में। ठीक, तो इतने प्रश्न आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के विषय में याद रखिएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।